अब हम आपको देश से बाहर लेकर चलते हैं और आपको टर्की लेकर चलते हैं, क्योंकि वहां से आई एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर का अब हम विश्लेषण करने वाले हैं। टर्की के शहर इस्तांबुल में एक बहुत मशहूर और प्राचीन म्यूजियम हुआ करता था जिसका नाम है हाया सोफिया। अब टर्की की सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक मस्जिद में बदलने की इजाजत दे दी है। इस म्यूजियम को मस्जिद में बदलने का आदेश टर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यप अर्दोआन ने दिया है, जिस पर अब वहां की सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। हाया सोफिया में 24 जुलाई को जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी। इसी 24 जुलाई को अब से कुछ घंटे पहले टर्की के राष्ट्रपति हाया सोफिया पहुंचे हैं और उन्होंने तैयारियों का निरीक्षण भी किया। लेकिन यह खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसे समझने के लिए आपको टर्की और हाया सोफिया के इतिहास को संक्षेप में समझना होगा। सबसे पहले हाया सोफिया के बारे में बताते हैं। कहा जाता है कि इसे 6ठी शताब्दी में एक चर्च के रूप में बनाया गया था और 14वीं शताब्दी में जब टर्की में ऑटोमन शासन आया, ऑटोमन एम्पायर आया, तो इसे एक मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। यानी पहले यह चर्च था और बाद में इसे मस्जिद बना दिया गया। हालांकि तब भी इस चर्च को तोड़ा नहीं गया, इसे नष्ट नहीं किया गया, क्योंकि इसकी कलाकृतियां बहुत सुंदर थीं, शानदार थीं और इसे तोड़ने का फैसला लेना किसी के लिए भी आसान नहीं था। लेकिन 1922 में ऑटोमन साम्राज्य का अंत होने के बाद इसे एक म्यूजियम में बदल दिया गया और यह म्यूजियम टर्की की धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। लेकिन अब एक बार फिर इसे मस्जिद में बदल दिया गया है। हाया सोफिया को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला हुआ है और इसे मस्जिद में बदलने के फैसले का विरोध अब पूरी दुनिया में हो रहा है। यूनेस्को और अमेरिका के अलावा रशिया, यूरोपियन यूनियन और वेटिकन ने भी इस फैसले का विरोध किया है। लेकिन ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने जिन शब्दों में इसका विरोध किया है, वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पहले आप ये सुनिए कि पोप फ्रांसिस ने इसे लेकर क्या कहा है। तुमने ये गलत बताया। Il pensiero a Istanbul. Penso a Santa Sofia e sono molto addolorato. E auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. यानी अपने कुछ सेकंड के इस बयान में पोप फ्रांसिस ने इस फैसले की आलोचना नहीं की, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि उन्हें इसका दुख है और लोगों को उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और खाना खाकर जाना चाहिए। बस इतना कह दिया। अब सवाल यह है कि खुद को सेकुलर कहने वाले टर्की में आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया। इसके लिए आपको संक्षेप में टर्की के इतिहास को भी समझना होगा और यह देखना होगा कि आज का जो टर्की है वो कितना सेकुलर है। टर्की एक मुस्लिम बाहुल्य देश है जहां करीब 98% लोग इस्लाम को मानते हैं और टर्की की गिनती उन गिने चुने मुस्लिम देशों में होती है जिन्हें सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर माना जाता है। वर्ष 1299 से 1922 तक टर्की में ऑटोमन साम्राज्य का शासन था और 1923 में टर्की को इस साम्राज्य से आजादी मिली थी और इसका श्रेय टर्की के पूर्व तानाशाह को जाता है, जिसका नाम है जनरल मुस्तफा कमाल अतातुर्क, जिसे आप हिंदी में अतातुर्क भी कहते हैं। अतातुर्क एक तानाशाह थे, लेकिन वो बहुत प्रगतिशील थे और टर्की को एक सेकुलर देश बनाना चाहते थे जो फ्रांस के सेकुलरिज्म के सिद्धांत पर आधारित था, जिसके तहत धर्म और सरकार को एक दूसरे से अलग रखा जाता है। वहां धर्म अलग है और सरकार अलग है और ये दोनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वर्ष 1924 में टर्की का संविधान बना और 1928 में इस संविधान में बदलाव कर दिया गया और इस्लाम से स्टेट रिलीजन का दर्जा वापस ले लिया गया। यानी इस्लाम अब स्टेट रिलीजन नहीं रहा। संविधान के तहत ही जनरल अतातुर्क ने टर्की की सेना को देश में हमेशा सेकुलरिज्म कायम रखने की जिम्मेदारी दी। आधुनिक टर्की के संस्थापक अपनी सेकुलर छवि से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में धार्मिक प्रतीक चिन्हों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी थी। हालांकि कहा जाता है कि टर्की की जनता हमेशा से यह चाहती थी कि उन्हें अपनी धार्मिक पहचान का प्रदर्शन करने का पूरा मौका मिले, अवसर मिले। ठीक वैसे ही जैसे ये अधिकार भारत और अमेरिका जैसे देशों में रहने वाले लोगों को हासिल है, क्योंकि यहां आप अपने धर्म का इजहार कर सकते हैं, अपने धार्मिक चिन्हों का इजहार आप
खुलेआम कर सकते हैं, लेकिन टर्की में ऐसा नहीं हो सकता, फ्रांस में ऐसा नहीं हो सकता। टर्की के लोगों की इसी भावना का फायदा वहां के राष्ट्रपति एर्दोआन ने उठाया। 2014 में राष्ट्रपति बनने से पहले एर्दोआन 3 बार टर्की के प्रधानमंत्री रह चुके थे और तब तक टर्की में राष्ट्रपति को ज्यादा शक्तियां हासिल नहीं थी, प्रधानमंत्री ज्यादा शक्तिशाली होता था। लेकिन 2014 में राष्ट्रपति बनने के बाद से ही उन्होंने संविधान में बदलाव के जरिए राष्ट्रपति को बहुत शक्तिशाली बना दिया और वो धीरे धीरे टर्की को एक सेक्युलर देश से कट्टर इस्लामिक देश बनाने में जुट गए। अब क्योंकि टर्की का सेकुलरिज्म बचाने की जिम्मेदारी वहां की सेना की है, तो वर्ष 2016 में सेना ने एर्दोआन का तख्ता पलट करने की कोशिश की, लेकिन सेना इस काम में सफल नहीं हो पाई, असफल रही, क्योंकि सोशल मीडिया का सहारा लेकर एर्दोआन ने अपने समर्थकों को, जो कि कट्टरपंथी समर्थक थे, उन समर्थकों को सेना के खिलाफ सड़कों पर उतार दिया। तख्ता पलट की इस कोशिश से सबक लेकर एर्दोआन ने अपनी ताकत और बढ़ाई और सेना की ताकत को कमजोर कर दिया, कम कर दिया। लेकिन अब टर्की की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है और बेरोजगारी भी सबसे ऊंचे स्तर पर है। लेकिन इसके बावजूद टर्की में अब वहां के राष्ट्रपति पर सवाल उठाना आसान काम नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में जिस देश में सबसे ज्यादा पत्रकार इस समय जेल में बंद हैं, वो देश टर्की है। यहां तक कि टर्की में अब सरकार के खिलाफ बोलने वालों को आसानी से जेल में डाल दिया जाता है और लोगों की आवाज को दबाने के लिए एर्दोआन अपने देश को एक कट्टर इस्लामिक देश में बदल रहे हैं, यानी धर्म को राजनीति का एक औजार बना रहे हैं। टर्की के इसी इस्लामीकरण का नतीजा है कि कभी यूरोप और अमेरिका के करीब रहा यह देश आज पाकिस्तान जैसे कट्टर देशों के साथ खड़ा है। टर्की के राष्ट्रपति भले ही आज भी अपने देश को सेक्युलर कहते हों अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, लेकिन वो अब ऐसे मुद्दों पर अपनी राय खुलकर रखते हैं जो उनके देश के मुसलमानों को एकजुट करती हैं। एर्दोआन कई बार भारत की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठा चुके हैं। हर साल आपको याद होगा, इस साल फरवरी में जब दिल्ली में दंगे हुए थे, तब भी टर्की के राष्ट्रपति ने भारत को एक ऐसा देश बताया था जहां बड़े पैमानों पर मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है और यह भी कहा था कि भारत विश्व शांति के लिए खतरा है। फरवरी में भी एर्दोआन ने पाकिस्तान का दौरा किया था और पाकिस्तान पर कश्मीरियों को और भारत पर कश्मीरियों को प्रताड़ित करने का उस समय उन्होंने आरोप भी लगाया था। जहां तक कश्मीर की बात है, एर्दोआन जैसे नेताओं ने हमेशा भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का साथ दिया है। भारत ने टर्की के इन बयानों का तब जोरदार विरोध किया था, लेकिन इस बार भारत ने अब तक हाया सोफिया को मस्जिद बनाए जाने के विरोध में कोई मजबूत बयान अभी तक नहीं दिया है। इसलिए भारत को भी अब ये चुप्पी तोड़कर टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का विरोध करना चाहिए और उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए, क्योंकि कश्मीर के मामले पर एर्दोगान ने पाकिस्तान का साथ दिया था। अब समय आ गया है जब भारत उसका जवाब दे और उसका हिसाब किताब चुका ले। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.